हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फेयर रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, रबात होंगे। हमारी दुआ यही है आप खुश रहें, आबाद रहें। मेरा नाम है अफान। मेरा नाम मंसूर सुगैस। आज की वीडियो काफी कमाल की होने लगी है। जैसा कि यार सब दोस्तों ने हमें ये रियलिटी ऑफ पाकिस्तान के हमने वीडियो बनाई थी, तो बहुत से हमारे भाई कह रहे थे इसका दूसरा पार्ट लेके आए, तो आज लेकर आ गए हैं भाई। बहुत ही कमाल की होने लगी है। तो स्टार्ट करते हैं यार। तो वीडियो को ओरिजिनल लिंक आप सब भाइयों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन। गार्डन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। अफगानिस्तान वॉर खत्म होने के बाद पाकिस्तान की जो इकोनॉमी थी उसको काफ़ी नुकसान हुआ और उसके बाद पाकिस्तान को यूएसए ने स्टैंड बाय मोड पर डाल दिया। लेकिन पाकिस्तान की किस्मत फिर चमकती है जब 9/11 अटैक होता है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में ये अटैक अलकायदा ने करवाया था और यूएस को डर था कि ये अटैक अगर दोबारा नहीं करवाना है तो अलकायदा को पूरी तरीके से खत्म करना होगा। अलकायदा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे ऑपरेट करता था और एक बार फिर यूएस को पाकिस्तान की जरूरत पड़ी। इस बार यूएस ने कोएलिशन सपोर्ट फंड बनाया CSF, जिसमें पाकिस्तान को काफी पैसा मिला। 2009 में यूएस ने कैरी लूगर बिल पास किया जिसने पाकिस्तान को $1.5 बिलियन पर ईयर की एनुअल असिस्टेंस देने का प्रपोजल था। लेकिन ये जो पैसा मिलता था इसको पाकिस्तान यूएस के वॉर ऑन टेरर के लिए यूज करने की बजाय अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए यूज करता था, अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग करता था। और जो ट्रेनिंग सेंटर थे जहां मुजाहिदीन ट्रेन होते थे वहां से अफगानिस्तान के साथ साथ कश्मीर में भी मुजाहिदीन भेजता था। ये वो टाइम था जब पाकिस्तान के दोनों हाथ घी और मुंह कढ़ाई में था। पाकिस्तान आर्मी के ऊपर बाहर से मिलने वाले एड में करप्शन एलिगेशन लगते रहे। यूएस ने भी कहा कि इन्होंने हमारे एड से मिलने वाले पैसे को मिस स्पेंड किया है। और तो और इतने साल कॉन्टिन्यूसली एड देने के बाद भी ये पता चलता है कि उसामा बिन लादेन पाकिस्तान में ही पकड़ा जाता है। मुल्ला उमर जो मोस्ट वांटेड था उसकी डेथ भी पाकिस्तान के हॉस्पिटल में होती है। डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही जो एड मिलता था पाकिस्तान को इसको पूरी तरीके से बंद कर दिया और पाकिस्तान की इकोनॉमी बबल में थी उसको फिर से एक झटका लगता है। इन सारी चीजों की वजह से पाकिस्तान की इमेज काफी खराब हुई और फॉरेन इन्वेस्टमेंट एकदम से खत्म हो गया। बाहर की कंपनीज इतनी अनस्टेबल जगह पे अपनी कंपनी नहीं लगाना चाहती थी। उनको पता था कि उनको नुकसान होना तय है। इसके अलावा टूरिज्म भी खत्म हुआ। ये बहुत ही बड़ा फैक्टर था पाकिस्तान की इकोनॉमी कोलैप्स होने में। देखिए, पाकिस्तान और इंडिया में कई बार वॉर्स हुई है, लेकिन 1971 की वॉर ने पाकिस्तान को काफी वीक किया। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है जिसके ऊपर बहुत सारी बुक्स हैं, लेकिन कुक्कू FM की एक ऑडियो बुक है इंडिया वर्सेस पाक 1971। इसमें बहुत ही डिटेल और आसान तरीके से बताया है इस इवेंट के बारे में। वॉर की शुरुआत से लेके खत्म होने तक सारी चीजें बहुत ही अच्छे से बताई गई हैं। 69 मिनट्स की इस ऑडियो बुक में 1971 की वॉर के बारे में आपको काफी नॉलेज और क्लैरिटी मिलेगी। कुक्कू FM इंडिया का सबसे बड़ा ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है जहां कई कैटेगरीज की ऑडियो बुक्स अवेलेबल हैं। हिस्ट्री, एंटरटेनमेंट, कॉमेडी, क्राइम, मोटिवेशन से लेके साइंस और फिटनेस तक। तो आप भी जरूर सुने अपनी मनपसंद ऑडियो बुक कुक्कू FM पर। मुझे पर्सनली इसमें ऑटोबायोग्राफी सुनना बहुत ही अच्छा लगता है। कुक्कू FM काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसपे आप रेगुलर काम करते हुए या ट्रैवल करते हुए बहुत अच्छी ऑडियो बुक सुन सकते हैं काफी कम प्राइस पर। और मेरा कूपन कोड NR50 यूज करके आपको फर्स्ट मंथ के सब्सक्रिप्शन पर 50% डिस्काउंट भी मिलेगा। दैट इज एट ₹49 ओनली। तो डाउनलोड कीजिए कुक्कू FM, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो टॉपिक पे वापस आते हैं। देखिए, जब यूएस ने कुछ कदम पीछे लिए तो वहां पे एंट्री हुई चाइना की और फिर यहाँ पे चाइना ने लोन पे लोन देना स्टार्ट किए और इस वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी जो एक बबल में थी उसका प्रॉपर टेस्ट नहीं हो पाया। दुनिया में अलग अलग तरह के देश हैं, कुछ की इकोनॉमी ऑयल से चलती है, कुछ की इकोनॉमी मैन्युफैक्चरिंग से चलती है या फिर IT सेक्टर से चलती है, कुछ की एग्रीकल्चर से भी चलती है, लेकिन पाकिस्तान की इकोनॉमी एड और लोन से चलती है। पाकिस्तान एक एड डिपेंडेंट कंट्री है। जिस तरीके से पाकिस्तान यूएस के लिए एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, ठीक उसी तरीके से पाकिस्तान चाइना के लिए भी एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। इंडिया को टैकल करने में चाइना को बहुत ही आसानी रहती है। इंडिया जब तक पाकिस्तान में उलझा रहेगा, चाइना आराम से रहेगा। यही रीजन है कि चाइना ने पाकिस्तान के अंदर न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने में उसको मदद करी और कई एनालिस्ट तो ये भी मानते हैं कि चाइना ने पाकिस्तान को न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाने में भी मदद करी। अब देखिए, अगर आप हमारी वीडियो देखते हैं तो आपको चाइना की जो डेड ट्रैप स्ट्रैटेजी है वो ऑलरेडी पता होगी, लेकिन मैं फिर भी मोटा मोटी बता देता हूँ। चाइना पहले मार्केट रेट से ज्यादा इंटरेस्ट पे लोन देता है, फिर जो लोन आपको बाहर से 30 साल के टेन्योर पे मिलता है उसी को चाइना अप्रॉक्स 15 साल के लिए देता है। उसके बाद जिस चीज के लिए चाइना लोन देता है, मान लीजिए वो कह रहा है कि आपकी कंट्री में हम पावर प्लांट बनाएंगे, तो बनाने से लेके हर चीज में चाइनीज वर्कर और कंपनीज होती हैं। तो जो पैसा वो लोन देते हैं वो उसी देश से कमा के एक बिजनेस करके निकल जाते हैं और ऑन पेमेंट तो भाई पता ही नहीं था बना रहता है और लोन का जो इंटरेस्ट है वो बढ़ता रहता है। इनके क्लॉज में ये पहले से ही मेंशन करवाते हैं कि अगर लोन नहीं दे पाए तो वो जगह चाइना की हो जाएगी।
इसी तरीके से श्रीलंका का जो हम्बनटोटा पोर्ट था वो चाइना के पास पहुंच गया। फिर इन्हीं सारी स्ट्रेटेजिक लोकेशन का यूज करके ये उस एरिया पे रूल करते हैं। अब आप कहोगे ये जो स्ट्रेटेजी आप बता रहे हो ये तो बच्चे बच्चे को पता है, तो पाकिस्तान के जो लीडर हैं, मिलिट्री है, उनको नहीं पता होगी। तो देखिए आपने कहावत सुनी होगी कि कुछ तो रही होंगी मजबूरियां, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। तो ये क्या क्या मजबूरियां रही हैं इनकी, जब मैं अभी आगे IMF की बात करूंगा तो उसमें समझाऊंगा। देखिए चाइना ने पाकिस्तान के साथ मिलकर अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI के अंडर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC 2015 में बनाना शुरू कर दिया, और ये ग्वादर में भी एक रोड डेवलप कर रहा है। और जितना पैसा चाहिए चाइना बहुत ही आराम से दे रहा है, और पाकिस्तान भी खुश है कि IMF से लोन लेने में बहुत ही ज्यादा झिकझिक होती है और चाइना बहुत आराम से दे रहा है। चाइना ने अभी तक $30 बिलियन से ज्यादा पाकिस्तान को लोन दिया है और कुछ भी वापस नहीं आया। चाइना को भी पता है वापस नहीं आएगा, लेकिन स्ट्रेटेजिक लोकेशन में एडवांटेज उसको मिल रहा है। यहाँ वही सेम डेट ट्रैप वाला मॉडल चलता है, सारे वर्कर्स कंपनीज वगैरह चाइना से ही आएंगे। ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ये इमरान खान ने भी शुरू में अपनी जनता को समझाने की कोशिश की थी, और उसका जब टाइम आया था तो उस टाइम पे उसने काम भी रुकवा दिया था CPEC का। लेकिन इन सब के लिए अब काफी देर हो गई है। देखिए CPEC से पाकिस्तान के अंदर खूब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, पैसा भी आया, इन सब चीजों से पाकिस्तान खुश होता है और सड़कें भी बन रही हैं, विकास भी हो रहा है। लेकिन एक्चुअल में ये एक डेट बेस्ड इकोनॉमी है जो सिर्फ एड्स और लोन के भरोसे चल रही है। IMF ने भी मल्टीपल टाइम समझाया पाकिस्तान को कि CPEC से दूर रहना ही पाकिस्तान के लिए ठीक है। कोई नया नेता आके अगर ये सारी चीजें सही भी करने लगे तो वो हो नहीं सकता, क्योंकि बहुत ही पहले से चल रहा है और अब एड लेना इनकी मजबूरी बन गया है। जनता वरना PM मजबूरी बन गया है। इसको ऐसे समझ लीजिए किसी के पास मल्टीपल कार्ड है, वो बस इस क्रेडिट कार्ड की पेमेंट उस कार्ड से कर दे रहा है, कभी दूसरे कार्ड की पेमेंट किसी तीसरे कार्ड से कर दे रहा है। इससे EMI तो बचा ले रहा है, फायदा नहीं हो रहा, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, कर्जा उसके ऊपर उतना ही है, बल्कि इंटरेस्ट और बढ़ रहा है। सेम इसी कॉन्सेप्ट पे पाकिस्तान की इकोनॉमी भी चल रही है। कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बस लोन लेते हैं और उस लोन को चुकाने के लिए एक और लोन लेते हैं। यही रीजन है कि आप किसी और कंट्री के लिए बेगर वर्ड यूज नहीं होता है, कम नहीं होता लेकिन बढ़ता जाता है। खुद के PM ने ऑन रिकॉर्ड बोला है कि बेगर्स कांट बी चूजर्स, बेगर्स कांट बी चूजर्स। देखिए पाकिस्तान का जो करंट क्राइसिस है उसने दशकों से जो फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट हो रहा है उसके ऊपर फोकस वापस से ला दिया है, और इस मैनेजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर है पाकिस्तान आर्मी। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि मैं इंडियन हूं तो बुराई करूंगा ही। आप दुनिया के किसी भी न्यूज आउटलेट में पाकिस्तान के बारे में पढ़िएगा, आपको पाकिस्तान आर्मी का एग्जैक्टली रोल क्या है वो आपको पता चल जाएगा। पाकिस्तान अपने डिफेंस बजट में जरूरत से ज्यादा खर्च करती है। पिछले साल का पाकिस्तान का टोटल बजट 9,502 बिलियन रुपीस का था, जिसमें से 1,523 बिलियन रुपीस खाली डिफेंस पे गया है, यानी कि टोटल बजट का 15% से ज्यादा। लोन का इंटरेस्ट पेमेंट करने के बाद पाकिस्तान की इकोनॉमी का सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो डिफेंस में जाता है। पाकिस्तान आर्मी ने 1947 के बाद आधे से ज्यादा टाइम पाकिस्तान को रूल किया है, और इनके पास सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी में बहुत ज्यादा पावर है। ये लोग उसको ही PM बनाते हैं जो इनके हिसाब से चलता है। इनके बिना पाकिस्तान में कोई भी इलेक्शन नहीं जीत सकता। इसलिए आपने एक वो कहावत जरूर सुनी होगी, बहुत ही फेमस है पाकिस्तान आर्मी के लिए, कि जंग कदे जीती नहीं और इलेक्शन कदे हारे नहीं। ये देखिए इतने सारे मेडल लगा रखे, लेकिन उन्होंने आज तक एक भी जंग नहीं जीती। पाकिस्तान की एक ऑथर है आयशा सिद्दीका, उनकी एक किताब है मिलिट्री INC, अगर मौका आपको लगेगा तो उसको पढ़िएगा जरूर। पाकिस्तान की आर्मी पूरे देश का पैसा कैसे घुमा रही है, इकोनॉमी को कैसे कंट्रोल कर रही है, बहुत ही बढ़िया तरीके से उसमें बताया। आपने कभी सुना है कि कोई आर्मी कपड़े, साबुन, तेल ये सब बेचती हो? ये दुनिया की अकेली आर्मी है जो सीमेंट, कपड़े, मीट, इंश्योरेंस, रियल एस्टेट ये सब बेचती है। इनकी आर्मी पाकिस्तान के रियल एस्टेट को कंट्रोल करती है, और हर जनरल को रिटायरमेंट के बाद प्लॉट पे प्लॉट मिलते हैं। पाकिस्तान आर्मी की नेट वर्थ 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा की है। इनकी आर्मी के अगर टॉप 100 ऑफिसर्स की वेल्थ का अंदाजा लगाया जाए तो 35,000 करोड़ से भी ज्यादा की वेल्थ है। इनके बच्चे सब बाहर पढ़ते हैं, यूके में इनके घर हैं, जबकि एक आम पाकिस्तानी ये सब सपने में भी नहीं सोच सकता। पाकिस्तान फाउंडेशन और ट्रस्ट का एक नेटवर्क बना रखा है जो पाकिस्तान के अंदर सारी चीजें ओन करते हैं, जैसे फौजी, शाहीन और बहरिया फाउंडेशन, जिनको आर्मी, एयरफोर्स और नेवी चलाते हैं। इनमें से फौजी फाउंडेशन सबसे बड़ी है। पाकिस्तान के अंदर ब्रेड तक भी मिलिट्री कंट्रोल बेकरी से बनती है। पाकिस्तान के बैंक को भी आर्मी ओन करती है, और हैवी इंडस्ट्री का 1/3 और टोटल प्राइवेट एसेट का 7% हिस्सा आर्मी ओन करती है। पहले कमाते हैं और फिर लॉ में अमेंडमेंट करा के अपना फायदा करवाते हैं। आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट और फौजी फाउंडेशन को इनकम टैक्स से भी छूट मिलती है, और इस वजह से इनके सामने जो प्राइवेट कंपनीज है वो इनके सामने टिक नहीं पाती हैं। इनकी आर्मी के पास पावर और पैसा दोनों है। आप कभी नहीं देखोगे कि एक गरीब देश की आर्मी इतनी अमीर है। हर देश की एक आर्मी होती है, लेकिन यहाँ पे आर्मी का ही एक देश है। आप बोल सकते हो कि मैं गलत बता रहा हूँ, लेकिन आर्मी से एक बार चेक करिएगा कि पाकिस्तान आर्मी चीफ जो इससे पहले थे जावेद बाजवा, इनकी वाइफ की जो 2016 में वेल्थ थी वो 0 थी। जब जनरल साहब रिटायर तो उनकी वाइफ की वेल्थ 220 करोड़ हो गई,
उनकी वाइफ इतने टाइम में ऐसा कौन सा बिजनेस कर रही थी कि उनकी वेल्थ इतनी हो गई। और अगर पूरी बाजवा फैमिली की वेल्थ को देखा जाए तो 1270 करोड़ हो गई। ये लोग ऐसा कौन सा खजाना खोद रहे हैं कि इनकी वेल्थ इतनी ज्यादा हो गई है। सैलरी जोड़ दो आप, उसके हिसाब से इतनी वेल्थ नहीं बैठती है, लेकिन उसके बाद भी इतना पैसा आ कहां से रहा है। तो आप थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि कुछ तो गड़बड़ है। बिल्कुल यार। तो यार इसी के साथ हुई ये वीडियो खत्म। तो आज हमने देखा भाई इसमें सेकंड पार्ट इसका बहुत ही मजा आया यार। बिल्कुल तो यार अगर पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है यार, एक जो है ना हम कहते हैं कि नेता वगैरह हैं, लेकिन यार पाकिस्तान में हर कोई लूट रहा है, हर कोई लूट रहा है। बिल्कुल हर कोई अपनी जगह पे कह रहा है कि मैं लूटूंगा, दूसरा कह रहा है मैं लूटूंगा। लेकिन यार ये पाकिस्तान में एक कोई नहीं है, यानी पाकिस्तान के लिए कोई सोच नहीं रहा, एक सोच नहीं रहा। बिल्कुल यार तो यार इसमें हमने सारा कुछ जान दिया है, आपने भी देखा है, सबने देखा है भाई। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा यार भाई।